नमस्कार। आज 5 अप्रैल है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिटेल के साथ में। तो पहले आज की जो इतिहास है उसकी घटनाओं से शुरुआत करते हैं। आज 5 अप्रैल भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इसका क्या महत्व है? ये क्यों मनाया जाता है? दरअसल 5 अप्रैल 1919 को एसएस लॉयल्टी नामक एक भारत का पहला जहाज ब्रिटिश शासन के दौरान इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ था। इस दिन को भारत के समुद्री व्यापार के विकास की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1971 में युद्ध के बाद 1970 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध कब पुनः स्थापित किए थे? तो यह है 1977 में। 1977 में मोरारजी देसाई इमरजेंसी के बाद में बने थे। तो 5 अप्रैल 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को पुनर्स्थापित किया। यह कदम 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने और क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा गया। नेक्स्ट है 9 बजे 9 मिनट अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो यह है कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक एकता के लिए। प्रधानमंत्री मोदी की कुछ याद है ये आपको? थाली बजाओ वाला जो कार्यक्रम था, दिया जलाओ थाली बजाओ वाला कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों में एकता और आशा जगाने के लिए 5 अप्रैल 2020 को रात 9 बजे 9 मिनट तक दिया मोमबत्ती जलाने की अपील की थी। यह घटना सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बन गई। नेक्स्ट है बीजू पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये है ओडिशा। इनकी चर्चा आज क्यों? इनकी चर्चा आज इसलिए क्योंकि आज बीजू पटनायक का जन्मदिन है, आज इनकी जयंती है। और ये बीजू जनता दल के मतलब बीजू जनता दल जो इनका था, जो इन्होंने बनाया था, उन वहाँ जो उड़ीसा की थी राजनीतिक कद्दावर नेता रहे। और इनका जन्म 5 अप्रैल 1916 को हुआ था। इनका पूरा नाम विजयानंद पटनायक था। भारत सरकार ने साल 2018 में इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया था। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनका जन्म कटक ओडिशा के कटक में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। और वे एक स्वतंत्रता सेनानी, कुशल पायलट, इंजीनियर और ओडिशा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के लिए कार्य किया, लेकिन बाद में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इंडोनेशिया की स्वतंत्रता भी उन्होंने पायलट के रूप में सहयोग किया था, जिसके लिए वहां उन्हें उसके लिए उन्हें वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला। यानी ओडिशा के जो मुख्यमंत्री थे ये इंजीनियर थे, कुशल पायलट थे। और इसी के बदौलत उन्होंने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सहयोग किया था। इसके लिए इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उनको नवाजा गया। उनकी राष्ट्र सेवा, साहसिक कार्यों के कारण उन्हें ओडिशा का शेर भी कहा जाता था। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उड़ीसा का शेर किसे कहा जाता था, तो ये बीजू जनता दल के और 2 बार मुख्यमंत्री उड़ीसा के जो रहे, ये विजयनंद पटनायक को उड़ीसा का शेर कहा जाता था। उनके जो बेटे हैं नवीन पटनायक लगातार 5 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे और उनका लास्ट कार्यकाल 12 जून 2024 तक था। उससे पहले वो लगातार 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। बात करें वर्तमान के मुख्यमंत्री की, तो मोहन चरण मांझी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, जिनका कार्यकाल 12 जून 2024 से शुरू हुआ है। ये है विजयानंद पटनायक। नेक्स्ट, भारत के पहले दलित उप मुख्यमंत्री कौन थे जिनकी जयंती 5 अप्रैल को मनाई जाती है? तो ये है जगजीवन राम। ये है जगजीवन राम जो पहले दलित उप मुख्यमंत्री थे। भारत सरकार ने 1991 में इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया। इनका जन्म भोजपुर जिला जो अब बिहार में है, चंदवा में हुआ। और 5 अप्रैल 1908 को, यानी बिहार के भोजपुर जिले के चंदवा गांव में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और दलित समुदाय के प्रणेता थे। उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए आजीवन संघर्ष किया और संविधान सभा के सदस्य भी रहे।
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने लिए क्या जरूरी है इसमें कि उन्होंने आजीवन संघर्ष किया, ठीक है, दलित नेता थे, दलितों का संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। बाबू जगजीवन राम संविधान सभा के सदस्य रहे थे, जो उप मुख्यमंत्री बने, और इनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार के भोजपुर जिला जो चंदवा में, जो अभी वर्तमान में बिहार में है। पहले दलित उप मुख्यमंत्री बने और कई मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला। कार्यभार मंत्रालय में रक्षा, कृषि, श्रम आदि है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय वे भारत में रक्षा मंत्री थे। यानी जब 1900 इंदिरा गांधी का जो समय था, और उस समय जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय ये इंदिरा गांधी के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उनके कार्यकाल में ये रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, 1971 का जो युद्ध था, उसी से बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी भारत की इंदिरा गांधी, उसने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में पूरा सहयोग किया था। यानी मोर्चा संभालने वाले ये रक्षा मंत्री ये बाबू जगजीवन राम थे। तो इसलिए ये एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1971 का युद्ध, 1971 में जो युद्ध हुआ, उस समय 1900 पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा, और बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। और आज इसीलिए बांग्लादेश और भारत के जो संबंध हैं वो अच्छे हैं, चाहे व्यापार की दृष्टि से देख लें, चाहे और किसी दृष्टि से, व्यापार और अन्य दृष्टि से। बात करें बाबू जगजीवन राम, उनका जीवन सामाजिक समानता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को समर्पित रहा। उनकी बेटी मीरा कुमार भी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही। तो महिला की जो लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष रही, वो इस बात का तमगा इनकी जो बाबू जगजीवन राम की जो बेटी है मीरा कुमार, उनके नाम है। तो अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, और पूछा जाता है कई बार कि लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन रही, तो वो है मीरा कुमार, जो किसकी बेटी थी? बाबू जगजीवन राम की, जो 1971 में तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय रक्षा मंत्री थे। आज इनकी चर्चा क्यों? क्योंकि आज बाबू जगजीवन राम की आज जयंती है। आज इनका जन्म हुआ था बिहार के भोजपुर जिला के चंदवा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणगौर पर्व मुख्यतः राजस्थान के किस महीने में मनाया जाता है? तो ये गणगौर चैत्र महीने में मनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया से होती है। जयपुर में गणगौर की सवारी के साथ कौन सी रोचक लोक कथा जुड़ी है? तो गणगौर की जो जयपुर की जो गणगौर है, उसके साथ जयपुर की गणगौर को अकेली गणगौर भी कहा जाता है। और लोक कथा जुड़ी हुई है कि राजा सवाई प्रताप सिंह के समय ईसर की लूट हुई थी और उसको किशनगढ़ ले जाया गया था। यानी उस समय सवाई प्रताप सिंह थे और किशनगढ़ के राजा सावन सिंह थे। तो सवाई प्रताप सिंह, सावन सिंह यहाँ से गणगौर से, यानी ईसर, यानी जो शिव को यहाँ से लूट कर वहां उन्होंने किशनगढ़ में स्थापित कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि फिर जब प्रताप सिंह को इच्छा हुई कि वो वहाँ के कल्चर, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ की संस्कृति को समझे, और वहाँ जब सवारी निकाली जा रही थी ईसर गणगौर की किशनगढ़ में, तो वहाँ से, यहाँ से जयपुर से वो चुपके से एक आम आदमी के वेश में किशनगढ़ पहुंचे। और वहाँ जब उसको ईसर गणगौर की सवारी देख रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने उनको पहचान लिया और रात सी ठाट बाट के साथ उनको ईसर गणगौर की सवारी दिखाई गई। तो ये ईसर गणगौर की जो लूट की कथा है, ये गणगौर, जयपुर के गणगौर के साथ जुड़ी हुई है। ये तभी से जो है जयपुर की गणगौर की सवारी अकेली ही निकलती है, और जयपुर के गणगौर को अकेली गणगौर की सवारी भी कहा जाता है। राजस्थान के किन शहरों में गणगौर की सवारी भव्य रूप से निकलती है? तो बात करें भव्य रूप की, तो ये 3 शहर हैं, 3 जिले हैं, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर में गणगौर की सबसे भव्य सवारी निकलती है। जॉब एजुकेशन की बात करें तो 4th ग्रेड जो भर्ती है उसमें राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाकर 41% कर दिया गया है। यह पहले केवल 20% था। यानी 120 क्वेश्चन में अब 50 क्वेश्चन हैं वो राजस्थान से संबंधित होंगे। पहले बात करें पहले केवल 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके से होते थे, अब 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके से आएंगे। इस भर्ती में ये जो भर्ती है 53,749 पदों पर निकली हुई है, और ये आवेदन 21 मार्च से इसके जारी हैं, और 19 अप्रैल अप्लाई की लास्ट डेट है।
अब तक इसमें 73,000 73,500 से ज्यादा इसमें आवेदन आ चुके हैं और करीब 20 लाख आवेदन आने की संभावना है। आरएसएसबी ने एक नया नियम जारी किया है एब्सेंट रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि 30 से 40% स्टूडेंट एब्सेंट रह रहे हैं, आवेदन करते हैं लेकिन वो एग्जाम देने के लिए नहीं पहुंचते हैं। इस प्रकार की जो लापरवाही है उसको रोकने के लिए, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए पैलेंटी नियम लागू किया है आरएसएसबी ने। इसमें यह है कि अगर एग्जाम स्टूडेंट नहीं देता तो पहला एग्जाम नहीं देने पर 750 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी, दूसरा एग्जाम देने पर फिर 750 रुपए की पेनल्टी, और तीसरा एग्जाम देने पर फिर नहीं देने पर फिर 750 रुपए की। यानी आदमी, एक स्टूडेंट के पास 3 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट के बाद अगर उसने 750 750 750 थ्री टाइम, यानी 2250 रुपये उसको चुकाने होंगे। अगर 2250 रुपये नहीं चुकाए तो उसका एसएसओ आईडी ब्लॉक हो जाएगा, यानी वो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप पहले देख लें कि अगर आप ये एग्जाम देने के इंटरेस्टेड हैं तो ही अप्लाई करें, या फिर आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आपको पेनल्टी 750 रुपये भरनी ही पड़ेगी। या आपको लग रहा है कि हाँ मेरा इस बार हो जाएगा, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, तो फिर ये होगा कि सेकंड अटेम्प्ट आप नहीं कर पाए तो फिर 750 रुपये देने पड़ेंगे। एनएचएम की संविदा भर्ती में संशोधन। एनएचएम की जो संविदा भर्ती है, कॉन्ट्रैक्ट भर्ती है, उसमें संशोधन करके 1 अप्रैल को वापस नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन 2 अप्रैल से शुरू हुए दोबारा, और अब जो आवेदन की लास्ट डेट है 1 मई है। और इसमें जो अलग अलग संवर्गों में है भैया, 8,256 पदों पर भर्ती होनी है। असिस्टेंट इंजीनियर के 1,057 पदों पर भर्ती है। इन सभी के लिए एज लिमिट 40 साल है। और असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो अप्लाई की लास्ट डेट 12 सितंबर है। आरपीएससी द्वारा उप कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती है और पूर्व कैप्टन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट इसमें 22 अप्रैल है। 2 वर्षीय बीएड कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जानकारी है। इसमें जो अप्लाई है पीटीईटी 2025 के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए लास्ट डेट आवेदन करने की 7 अप्रैल है। इसके बाद जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 15 जून को प्रदेश भर में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो छठवां बिम्स्टेक सम्मेलन, शिखर सम्मेलन थाईलैंड में आयोजित किया गया। थाईलैंड में हाल ही में 7.7 रिक्टर का भूकंप आया था, जिसका सबसे ज्यादा असर बैंकॉक में हुआ। और बैंकॉक के इसके साथ में ही सिंगापुर में भी इसका असर हुआ है, और आसपास के जो बांग्लादेश, भारत में भी कई जगह इसका प्रभाव हुआ। बिम्स्टेक की बात करें तो थाईलैंड के बैंकॉक में 2 से 4 अप्रैल 2025 तक छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देश, अब इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? इसके सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो बांग्लादेश आ गया, भूटान आ गया, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इन जो बिम्स्टेक जो देश हैं इनके बीच में इस जो का सम्मेलन का उद्देश्य, ये बिम्स्टेक्स वाले जो देश हैं इनके बीच व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन और कृषि, मत्स्य पालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में साझा प्रयास करना और इनके लिए अच्छे अपने आप को डेवलप करना और बेस्ट, अपने आप का बेस्ट करना। बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी स्ट्रक्चरल टेक स्ट्रक्चरल sectoral sorry the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation। बंगाल की हिंदी में इसको बताएं, बोलेंगे बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इसकी जो शुरुआत हुई थी 6 जून 1997 को बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह मोहसिन नकवी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है।
तो ये जो मोहसिन नकवी है, ये वर्तमान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जिनको एसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने श्रीलंका के शमी सिल्वा से पदभार ग्रहण किया, जो दिसंबर 2024 से जय शाह के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष बने थे। उन्होंने श्रीलंका के शमी सिल्वा से पद ग्रहण किया, यानी इनसे पहले शमी सिल्वा एसीसी के अध्यक्ष थे, और तो इनसे इन्होंने अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण किया, जो दिसंबर 2024 से जयशाह के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष बने थे। यानी दिसंबर 2024 में जयशाह ने इस्तीफा दे दिया था। अमित शाह के जो बेटे हैं जयशाह ने, क्योंकि उनको आईसीसी का उनको अध्यक्ष बना दिया गया, तो आईसीसी के अध्यक्ष के बाद में उन्होंने 2024 में जयशाह ने एसीसी से इस्तीफा दे दिया। एसीसी से इस्तीफा देने के बाद शमी सिल्वा, श्रीलंका के जो शमी सिल्वा, उन्होंने पदभार ग्रहण किया। अब इसके बाद हाल ही में जो मोहसिन नकवी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नकवी ने कहा कि यह उनके लिए गौरव की बात है और क्रिकेट को एशिया में विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने जोधपुर स्थित कृषि विद्यालय में आयोजित किसान सम्मेलन में भाग लिया? तो यह है शिवराज सिंह चौहान। बात करें किसान मेले की, तो किसान मेला 2 से 4 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया। चौहान ने 4 मार्च को सफामत समारोह में भाग लिया था। फसल खराब होने पर यदि बीमा कंपनियां निर्धारित समय सीमा के भीतर किसान के खाते में मुआवजा राशि जमा नहीं करती है, तो उन पर 12% ब्याज लगाने की बात इस सम्मेलन के दौरान कही गई। इस मेले का मुख्य उद्देश्य जलवायु अनुकूल टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है, किसानों की आय में वृद्धि करना और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान विश्व स्तरीय मीडिया विश्वविद्यालय बनने जा रहा है? तो यह है भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC। डिटेल से डिस्कस करते हैं क्या है IIMC और इसमें क्या है, किस तरीके से क्या है चीजें। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC को विश्व स्तरीय मीडिया विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। यह घोषणा उन्होंने 31 जनवरी 2024 को की, जब IIMC को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। अब 31 जनवरी 2024 को डीम्ड टू यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होने के बाद ये घोषणा हुई, तो आज इसकी चर्चा क्यों? दरअसल 4 मार्च 2025 को IIMC के 56वें दीक्षांत 4 मार्च 2025 को IIMC का 56वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि इस संस्थान को विश्व स्तरीय मीडिया विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। बात करें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा जो मिला, इस दर्जे के साथ ही ये जो दर्जा मिलने के बाद IIMC अब स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए अधिकृत है। यह दर्जा नई दिल्ली स्थित मुख्य परिसर, जो IIMC का जो बिल्डिंग है, जो मुख्य परिसर, वो नई दिल्ली में स्थित है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर और अमरावती, महाराष्ट्र के अमरावती, मिजोरम के आइजोल और केरल के कोट्टायम और ओडिशा के ढेंकनाल में स्थित इलाके में 5 क्षेत्रीय परिसरों पर भी लागू होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 3 मार्च 2025 से सरकारी ई मार्केट प्लस GEM का CEO किसे नियुक्त किया है? तो GEM का संयुक्त CEO नियुक्त किया है अजय भादुरी। ये सरकारी ई मार्केट प्लस क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये याद नहीं रहेगी ये ई मार्केट प्लस क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका क्या महत्व है, तब तक ये अजय भादु याद नहीं रहेगा कि ये किसके CEO बने हैं। सबसे पहले अजय भादु की बात करते हैं, तो अजय भादु वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ इस भूमिका का निर्वहन करेंगे। यानी अजय भादु वर्तमान में जो वाणिज्य विभाग है उसमें अतिरिक्त सचिव का उनको जिम्मेदारी मिली हुई है, वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव है, उसके साथ ही इनको ये अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
और इस जिम्मेदारी का भी ये निर्वहन करेंगे। उनको ई मार्केट प्लस का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस का सीईओ बनाया गया। बात करते हैं जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस एक डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत 2021 में राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान NISG की सहायता से विकसित किया गया था। यानी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत 2021 में राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान NISG की सहायता से विकसित किया गया था। यह पोर्टल 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया। पोर्टल को 2016 को लॉन्च कर दिया गया था और इसको जो विकसित किया गया 2021 में इसको विकसित किया गया NISG के तहत की सहायता से। बात करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस पे होता क्या है। तो इस पे होता है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर सरकारी विभाग और संस्थाएं जरूरी सामान और सेवाएं पारदर्शी और आसान तरीके से खरीद सकते हैं। यानी कि इसमें होता यह है कि जो ई मार्केट प्लेस है, ई मार्केट प्लेस एक पोर्टल है। इस पोर्टल पे विभिन्न जो MSME कंपनियां हैं या जो प्रोडक्ट वाली कंपनियां हैं, जो ये इस पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ई मार्केट प्लेस पे, और अपने प्रोडक्ट जो हैं इस पे डिस्प्ले होते हैं। अब किसी भी डिपार्टमेंट या सरकारी विभाग या किसी भी संस्थान को अगर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो वो वहीं से उसमें बाई करते हैं, वो ऑर्डर देते हैं और जो संबंधित कंपनी है उस ऑर्डर को फुलफिल करती है। तो इससे क्या ट्रांसपेरेंसी बनी होती है कि कौन सी चीज के, कौन से प्रोडक्ट के कितनी प्राइस हैं और कितनी प्राइस में कितने प्रोडक्ट खरीदे गए हैं, कौन से डिपार्टमेंट कौन सी चीज गई है कितने की। तो इससे क्या है कि अगर आप बात करें कि इस जो GEM है इसने कितना व्यापार किया, यानी कितने जो MSME के जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स को कितना ग्रो किया, कितना लोगों को काम दिया, कितना मार्केट वैल्यू उसने बनाई है। तो जो ई मार्केट प्लस का GMV है, यानी सकल ग्रोस व्यापार मूल्य है, वो वर्तमान में 4.58 लाख करोड़ है, जो वर्ष दर वर्ष 28.65 की वृद्धि दर्शाता है। अब बात करें स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों का योगदान, तो GEM ने स्टार्टअप्स को 35,950 करोड़ रुपए के ऑर्डर पूरे करने के लिए सक्षम बनाया है। यानी GEM ने अपनी जो कंपनियां पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, उनकी जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उनको 35,900 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए हैं और उन्होंने वो ऑर्डर पूरे किए हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर 1,77,786 जो उद्यमी पंजीकृत महिला सूक्ष्म और लघु उद्यम MSE पंजीकृत हैं, जिन्होंने कुल 46,615 करोड़ के ऑर्डर पूरे किए हैं। यानी इस पर जो रजिस्टर्ड जो उद्यमी है 1,77,786, इन्होंने कुल 46,615 करोड़ रुपए के ऑर्डर पूरे किए हैं। यानी इस जो पोर्टल पर हैं सरकारी विभाग हैं, संस्थाएं हैं, वो इस पोर्टल से जो भी उनकी डिमांड की चीज है, जो भी उनको चाहिए होती है, चाहे वो कुर्सी है, कंप्यूटर है या और भी कोई फर्नीचर का आइटम है या ऑफिस में जो भी चीजें चाहिए होती है, वो सब चीजें ई मार्केट इस पोर्टल से खरीदते हैं और इस पे कंपनियां रजिस्टर्ड है। जो सरकारी डिपार्टमेंट उन कंपनियों से कांटेक्ट करते हैं, उनको ऑनलाइन ही ऑर्डर देते हैं और वो सारी चीजें कांटेक्ट करके उस ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं। तो ये ई मार्केट प्लस है। इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? अजय बांधु को। अजय बांधु कौन है? वर्तमान में वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव हैं और इसके साथ ही इनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, इनको CEO बनाया गया है। तो यह है आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन, जिनको हमने डिटेल से डिस्कस किया है। कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।